हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी पाठशाला में। देखिए, हमारी जो भूगोल की सुपर फास्ट मैराथन सीरीज चल रही है, तो उसके लिए मैं एक बुक आपकी पूरी कंप्लीट कर चुका हूं। मैं एक माफी चाहूंगा बेटा, कल मैंने बच्चों ने कमेंट्स, आपने इंतजार भी किया होगा, कमेंट्स भी किया कि सर वीडियो नहीं आ पाया। मैंने रात को 9 बजे तक वीडियो बना लिया था, लेकिन नेट की इशू के कारण, इंटरनेट के कारण वो अपलोड नहीं हो पाया, और रात को 12 बजे तक अपलोड नहीं हो पाया था। फिर मैंने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसको अपलोड किया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब आप एक बुक आपकी हो चुकी है, अब दूसरी बुक शुरू कर रहे हैं हम। दूसरी बुक है, पूरे दिमाग में बैठा लेनी है, भारत से रिलेटेड है। पार्ट बुक का नाम ही क्या है? भारत लोक अर्थव्यवस्था है। यहां पर अपने पास 9 पार्ट है। मैं 4-5 पार्ट इसमें लेके आ रहा हूं। 4 पार्ट हम अगले वाले पार्ट में करेंगे, जो मैं रात को आपके पास लेकर आऊंगा। तो लीजिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप भी अपनी बेल्ट को बांध लीजिए और सीट बेल्ट को, और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम हम शुरू करते हैं, भारत जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। आपको याद कीजिए, हमने एक पहला पार्ट वहां पर पढ़ा था, दूसरा पार्ट वो पढ़ा था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व। यानी वितरण भी वही है, वितरण यानी जनसंख्या का फैलाव। बताया था मैंने आपको, धरातल पर, धरातल की बनावट के आधार पर जनसंख्या का फैलाव वितरण कहलाता है। घनत्व की बात करें तो घनत्व का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या व धरातल का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो घनत्व कहलाता है। वृद्धि के बारे में बात की थी मैंने। अब हम इसको भारत के रेफरेंस से पढ़ेंगे। तो लीजिए, हम बिना देरी करे हम पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ के अंदर क्या है, पहले हम बात करें प्रथम जनगणना। तो प्रथम जनगणना की बात करें तो वो शुरू हुई है 1872 में, बात प्रथम की हो रही है। लेकिन अगर विधिवत जनगणना आ जाए, संपूर्ण जनगणना आ जाए, तो 1881 में। ये याद रखिएगा, विधिवत और संपूर्ण में कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का लगभग 2.5% है, 2.4% है। भारत का जो स्थान है विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा है, आपको पता ही है, पहला चीन का है, और क्षेत्रफल के आधार पर 7वां है। अगर भारत की जनसंख्या बताएं, विश्व की जनसंख्या का 17.4%। ये कुछ फैक्ट्स हैं, मैं करा चुका हूं, आप इनको देखेंगे। अब देखिए, आगे हम देखते हैं भारत की दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का मतलब क्या होता है बेटा? 10 साल के अंदर जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है वो है 17.64, और वार्षिक वृद्धि दर हुई है, इसमें 7 घट जाएगा तो 1.64%। थोड़ा सा याद करने का टेक्निक है। अब भारत में जनसंख्या वितरण पढ़ते हैं। देखिए, जनसंख्या वितरण का मतलब समझ जाइए। जनसंख्या वितरण का मतलब होता है कि जनसंख्या किसी क्षेत्र में किस प्रकार रहती है। आप खुद को लेकर चलिए, आप वहां पर रहेंगे जहां जल मिल जाएगा पीने के लिए, समतल धरातल मिल जाएगा, परिवहन के साधन मिल जाएंगे, सुविधा मिलेगी, वहीं तो रहेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, भारत की जनसंख्या कहां पर है? उत्तर के विशाल मैदान में ज्यादा है, क्योंकि वहां पर उपजाऊ मिट्टी है, जल है पीने के लिए, है ना, समतल धरातल है, तो वहां पर ज्यादा है। तो देखिए, भारत में जनसंख्या वितरण पहले नंबर पर है यूपी, दूसरे पर है महाराष्ट्र। ये भी क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या है, आपके पास में रोजगार के अधिक अवसर है इस तरीके से। फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, एमपी है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। मिजोरम दूसरा है, लेकिन सिक्किम याद कर लीजिए आप। सिक्किम कम, कम से कम क्या? सिक्किम कम से याद करना है आपको, ठीक है। यहां पर अगर प्रश्न ये भी आता है कि दक्षिणी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। महाराष्ट्र दक्षिणी भारत का है ना, क्योंकि महाराष्ट्र दक्षिणी भारत में अपन इसको ले सकते हैं। आगे आगे देखिए आप, सबसे अधिक जनसंख्या वाले यूटी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, फिर पांडिचेरी है। सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के उत्तर विशाल मैदान में 42.5% जनसंख्या रहती है। मैंने बताया ना, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का भाग ले लीजिए, वो सब जनसंख्या वहां पर है। जबकि 10 पर्वतीय राज्यों में केवल 4% जनसंख्या निवास करती है। ये आंकड़े आप ले सकते हैं, समझ रहे हैं आप। मैंने आपको एक टॉपर की कॉपी दिखाई थी, तो वहां पर उन्होंने आंकड़े लिए थे। तो ये आंकड़े आप अपनी परीक्षा के अंदर आ जाए, जनसंख्या का वितरण बताएं, तो वहां पर भारत के रेफरेंस में ले सकते हैं बेटा। आगे देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बड़े क्वेश्चनों में आता है ना। अब की बार ये उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी और बड़े क्वेश्चन में देखेंगे। पहले आपको सबसे पहले चार्ट बनाना है, ये ध्यान रखिए। कभी भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कुछ बड़ा चार्ट बनाना है, बाद में शुरू करना है। चार्ट में केवल आपके 1 मिनट लगेगी। तो भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मैं खुद को लेता हूं। मुझे भौगोलिक कारक पसंद है। कैसे? मुझे भैया सर जल की उपलब्धता होगी वहां पर रहेंगे, जहां पर जलवायु अच्छी होगी वहां पर रहेंगे, जहां पर भू आकृति होगी वहां पर, मतलब अच्छी अच्छी भूदृश्य होगा वहां रहेंगे, और जहां मृदा उपजाऊ होगी हम वहां पर रहना पसंद करेंगे। तो सर इसके कारक तो बताइए। तो कारक क्या बेटा? जल के उत्तर का मतलब है कि भारत की या विश्व की जितनी महान सभ्यता है वो जल के किनारे हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, चाहे आप मिस्र की सभ्यता की बात करें नील नदी के किनारे, चाहे आप दजला फरात मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें दजला फरात नदी के किनारे। तो और जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात करते हैं भारत के रेफरेंस में, तो पश्चिमी राजस्थान में जो जनसंख्या कम थी, वहां इंदिरा गांधी नहर के बाद में वहां पर जनसंख्या में फैलाव होने लगा, जनसंख्या बसने लगी है। जलवायु देखिए आप, अच्छी जलवायु के अंदर लोग रहते हैं,
ठंडे क्षेत्रों के अंदर लोग रहते हैं। भू आकृति समतल धरातल होते हैं या अच्छे भूदृश्य होते हैं, जैसे मान लीजिए सुंदर होते हैं, प्राकृतिक वहां लोग रहना पसंद करते हैं। और उपजाऊ मृदा का मतलब आप ले लीजिए भारत का उत्तर का विशाल मैदान। खनिज, खनिज के अंदर, और आप ले लेंगे औद्योगिकरण। दोनों में मैं छोटा नागपुर का पठार लूंगा। छोटा नागपुर पठार में पहले वहां पर लोग नहीं रहते थे, लेकिन जब खनिज का उत्पादन होने लगा, जिसको खनिजों का अजायबघर कहते हैं भारत का, तब वहां पर लोगों की बसावट होने लगी। जब वहां पर फैक्ट्रियां लगी, उद्योगीकरण हुआ, तब वहां पर रहने लगे। तो ये एक समझिए, नगरीकरण का मतलब होता है कि जो नगर होते हैं वो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। बड़े नगर जो होते हैं, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई है ना। जयपुर अपन ने इसलिए, जयपुर अपने पास में है। दिल्ली है, मुंबई है, ये जो नगर है ये जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। उनकी चकाचौंध, बड़े बड़े रोड, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, ये सब आकर्षित करते हैं, तो लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। वितरण ही तो बता रहा हूं। और परिवहन के साधन, जो परिवहन के साधन जितने मजबूत होंगे ना बेटा, वो देश उतना ही विकसित होगा और वहां पर लोग उतना ही रहना पसंद करेंगे। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक कारक। ये कारक समझिए आप, ये कारक मैं बता चुका हूं। आपको अपने मन के अनुकूल लोग ही पसंद होते हैं। जहां पर आपको अपनी जनसंख्या, अपने अपने समाज के लोग, अपनी भाषा के लोग, अपनी वेशभूषा के लोग मिलते हैं, वहां रहना पसंद करते हैं। क्षेत्र के लोग मिलते हैं, वहां रहना पसंद करते हैं। तो यहां पर सामाजिक शांति आ सकती है, राजनीतिक शांति आ सकती है। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। पहले चार्ट बनाना पड़ेगा। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? दो परिभाषा बता रखा हूं मैंने हर बार। एक तो है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या वितरण कहलाती है। दूसरी परिभाषा बताइए मैंने कि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा क्षेत्र का जो धरातल का अनुपात है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और सूत्र क्या होता है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। एक मैंने टोपर की कॉपी बताई तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि किसी भी क्षेत्र की पोषण क्षमता सीमित होती है, तो उस पोषण क्षमता को ज्ञात करने के लिए वहां की जनसंख्या और धरातल का क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जाता है। उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये भी अच्छी परिभाषा है, क्योंकि निकालने का कारण ही होता है बेटा। अच्छा, कुछ फैक्टर ये आप याद रखिए, एग्जाम में कहीं पर भी आए आप चेप सकते हैं, लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इकाई रखना जरूरी है। 1951 में 117 है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना। कि 1951 के अंदर जनसंख्या घनत्व कितना रहा है? 117। 1981 में 216, 2001 में 385 और 2011 में 382, 85 नहीं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व रहा है। ठीक है ना, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 201 है, जिसमें भारत में उसका स्थान 24वां है। अब हम आते हैं जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। यहां उलटफेर है। 2011 में 2001 में पश्चिम बंगाल ऊपर था, अब बिहार है 1102 के साथ में, फिर पश्चिम बंगाल है 1028 के साथ में, केरल है, यूपी है, तमिलनाडु है। यहां पर एक खास बात निकलती है कि अगर दक्षिणी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ ले तो कौन आएगा? केरल आएगा। कौन आएगा? केरल आएगा। थोड़ा सा आप याद रखिएगा। आया सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। मैं अपनी स्पीड बढ़ा इसलिए रहा हूं बेटा, कम समय में करना है ना। कल भी आप थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया था, काफी कोशिश करने के बाद में भी। तो शुरू करते हैं हम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश से 17 है। ठीक है ना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यूटी दिल्ली है और चंडीगढ़ है। दिल्ली नंबर 1 पे है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी है अंडमान निकोबार, है ना। अब जनसंख्या घनत्व के कारक पढ़ा चुका हूं, गणितीय घनत्व वही कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा। ठीक है जी सर। आर्थिक घनत्व में क्या आएगा? सर कुल जनसंख्या तो आएगी ना, लेकिन अर्थ कहां से अर्जन होता है? संसाधन से होता है सर, तो मैं संसाधन लगाऊंगा नीचे। बिल्कुल सही। कायिक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व में तो सर कुल जनसंख्या आएगी सर, क्योंकि हम तो कृषि पर निर्भर है और यहां आएगा कृषि भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है। कृषि घनत्व में आएगा कृषक जनसंख्या आएगी सर, केवल कृषक जनसंख्या आएगी और कृषि भूमि का क्षेत्रफल आएगा। और पोषण घनत्व कहां से लेंगे सर? कुल जनसंख्या होगी और हम कृषि भूमि का क्षेत्रफल नहीं लेंगे, क्योंकि कृषि भूमि के क्षेत्र में जूट भी आता है, जूट थोड़ी खाते हैं। तो यहां पर आएगा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। भोज्य फसलों का क्षेत्रफल आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको रिपीट करके। आगे देखिए, भारत में जनसंख्या का स्थानिक प्रारूप, स्थानिक विभिन्नता, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया। अब क्वेश्चन देखिए, भारत में जनसंख्या घनत्व के हिसाब से जनसंख्या का स्थानिक प्रारूप बताएं तो भी ये करना है, स्थानिक विभिन्नता बताएं तो भी ये करना है। भारत को बांटा गया है 3 भागों में। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जो 500 से अधिक है, इसमें हम भारत का उत्तर का विशाल मैदान ले लेंगे, आप दक्षिण का पठार ले लेंगे, जिसमें आप यूपी ले सकते हैं, बिहार ले सकते हैं, पश्चिम बंगाल ले सकते हैं। आप दिमाग में रखिए, महाराष्ट्र है, केरला है। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य 300 से 500 है। इसके अंदर आप क्या लेंगे? इसमें पूर्वी राजस्थान ले सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के साथ जो भी जहां पर खनिज मिलता है, आपको छोटा नागपुर का पठार है, वो सब ले सकते हैं। और निम्न जनसंख्या वाले घनत्व वाले क्षेत्र 300 से कम, इसमें क्या ले सकते हैं आप? इसमें मरुस्थल ले सकते हैं, मरुस्थल क्षेत्र रख सकते हैं। आपके पर्वतीय राज्य ले सकते हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व इससे कम है।
अब देखिए कुछ फैक्ट्स है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम को छोड़कर सभी उत्तरी पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व नहीं पाया जाता है, असम को छोड़कर, है ना। बाकी आपके इधर नागालैंड है जो भी है, और अंडमान निकोबार को छोड़कर शेष यूटी में जनसंख्या घनत्व अधिक है। आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, केंद्र शासित प्रदेश है, वह अंडमान निकोबार को छोड़कर सब जगह क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? बिल्कुल आसान है सर, मैंने बताया था आपको कि भैया कि किसी भी क्षेत्र में आपकी क्लास में वृद्धि हुई है ना। एक पिछले साल 10 बच्चे थे, अब 50 बच्चे हो गए, तो ये वृद्धि है। तो कैसे करेंगे, देखो परिभाषा कैसे करेंगे, चित्र बनाएंगे। किसी भी क्षेत्र में, हमने भारत को ले लिया जी, लिख दिया मैंने भारत को। किसी भी क्षेत्र में 2001 की बात करता हूं, किसी भी क्षेत्र में, यहां पर भी भारत को लिया, लेकिन 2011 की बात करता हूं, यहां जनसंख्या घनत्व है 102.70 करोड़, यहां पर है 121.02 करोड़। तो किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल, कितने समय अंतराल में, 10 वर्ष में, निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। खत्म बात, परिभाषा। किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? दर लग जाए तो दर हमेशा प्रतिशत में निकाली जाती है, ये याद रखिएगा बेटा। और वो होती है पूर्व की जनसंख्या, मतलब आपकी जो निरपेक्ष वृद्धि, इसको निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। और वो होती है निरपेक्ष वृद्धि यानी 18.32। पूर्व की जनसंख्या क्या है आपकी? 102.70 इंटू 100 यानी आएगा 17.64, जो वार्षिक वृद्धि दर होती है, परसेंट में निकलती है। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़े क्या है, समझिए आप। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, खूब मेघ बरसे हैं। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड, माइनस में हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला यूटी, दादर नागर हवेली है, दिल्ली मत कर देना, दादर नागर हवेली है। देखिए वृद्धि का मतलब समझिए आप, ऐसा मत करिए दिल्ली बहुत बड़ा है। अगर भैया आपके यहां पर जनसंख्या पहले 10 थी और अब क्या हो गई, 20, आपकी डबल हो गई, 20 हो गई है, तो आपकी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, ये परसेंट देखिए आप इसके अंदर, है ना। तो कम से मतलब है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला यूटी लक्षद्वीप है। ओके जी। अब जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, ये आंकड़े मोस्ट है, इनसे आप अपने प्रश्न को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जहां जनसंख्या वृद्धि के बारे में बड़ा प्रश्न आ जाए, ये आंकड़े लगा दीजिए। 1911 में प्लस में थी, 5.75 थी, लेकिन 1921 में माइनस में। देखिए फिर प्लस 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 है, 21.5। 24 यहां पर सर्वाधिक है, यहां पर सर्वाधिक है, देखेंगे आप। तो देखिए कुछ फैक्ट्स लेते हैं। यहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है 1921 में। क्यों की गई है? महामारी, अकाल, है ना, अकाल के कारण, भुखमरी के कारण, और इसी के कारण 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि इससे पहले कम थी, इसके पहले वृद्धि प्लस थी, इसके बाद बढ़ती गई बढ़ती गई। 1971 के अंदर, यानी 1961 से 71 का जो दशक होता है, इसमें भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, 24.80 है, ये भी याद रखना है। फिर जनसंख्या में गिरावट आ रही, 24, 23, 21 क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? परिवार नियोजन कार्यक्रम आ रहे हैं, सरकार जागरूक हो गई है भैया। परिवार नियोजन कार्यक्रम है, सरकारी बाध्यता है, सरकारी नौकरी में 2 साल, लोग भी जागरूक हो गए हैं। इसी कारण जनसंख्या में कमी आई है, और फिर 17.64 जो आप याद कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट के कारण वही बताया, परिवार नियोजन कार्य है, देरी से विवाह है, स्त्री शिक्षा है ना। यहाँ पर सरकार के दो नौकरियों के अंदर, नौकरी में 2 संतान की बाध्यता है, ये सब कारण है। भारत में जनसंख्या वृद्धि वाला काल, ये भी बहुत मोस्ट है, इसमें 4 काल है, 1901 से 1921 निम्न वृद्धि काल है। देखिए पहले हमारी जहां पर क्या थी, शिक्षा व्यवस्था भी कम थी, स्वास्थ्य सुविधा भी कम थी, तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च थी, ठीक है ना। और 1911 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर काल कहा है। क्यों कम थी? क्योंकि यहाँ पर भुखमरी है, और यहाँ पर निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, है ना, यहाँ पर रही है। और इसको 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहा गया है। 1921 को महान विभाजक वर्ष मान कहा गया। निम्न शिक्षा सुविधाएं, भोजन व अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी। 1951 से 1951 स्थिर वृद्धि काल कहा गया। जन्म दर उच्च है, बेहतर सुविधा है, किसकी? स्वास्थ्य की। बेहतर मृत्यु दर कम है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, इसी कारण मृत्यु दर तो क्या हुई, कम हुई है, लेकिन जन्म दर अभी भी उच्च है, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आई है। तो ये स्थिर वृद्धि काल है। 1951 से 1981 तीव्र वृद्धि काल, विस्फोट की अवस्था है। कोई बोले विस्फोट की अवस्था कौन सा करेंगे? 1951 1981 करेंगे। सर क्यों, इसमें क्यों, बताता हूं, ठहरिए आप। पहला तो जन्म दर क्या है, अर्थव्यवस्था में सुधार है, हम स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जन्म दर उच्च है। अर्थव्यवस्था के अंदर जब आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, तो आप अपने आप उसमें क्या होगा, परिवार बड़ा होगा। और मृत्यु दर निम्न है, स्वास्थ्य सुविधाओं में अत्यधिक सुधार के कारण। इतनी सुविधा अच्छी हो गई है कि अब बीमारी से मरने वालों की संख्या नहीं है। और क्या कारण है? और सबसे बड़ा कारण है बेटा यहाँ प्रवास। क्या कारण है? प्रवास। एक तो जनसंख्या जो विभाजन हुआ है, देश का विभाजन हुआ है, तो पाकिस्तान की जनसंख्या यहां पर आई है, तो उसकी गणना इसी काल में हुई है। और फिर बाद में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, वहां से भी काफी संख्या के अंदर प्रवास यहां पर हुआ है, विस्थापित होगा, इस कारण जनसंख्या ज्यादा है। 1981 से वर्तमान काल घटती दर से जनसंख्या वृद्धि काल में बताया था आपको,
के बाद में घट रही है। जन्म दर घटती दर से वृद्धि है और मृत्यु दर अधिक कमी हुई है। इसमें परिवार नियोजन है, कार्यक्रम है, सरकारी नीतियां हैं, स्त्री शिक्षा ये कर सकते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? भारत मान लीजिए, पाकिस्तान मान लीजिए, यहाँ पर क्या है? पहली बात तो हमारे अंधविश्वास है, रूढ़िवादी विचार है कि हम मानते हैं कि भाई लड़का होगा तो ही परिवार अच्छा होगा। इसके कारण स्त्रियों का समाज में कम स्थान है, ये भी एक कारण है ना? तो ये सब जो कारण है, रूढ़िवादी विचार है, अंधविश्वास है, स्त्रियों का समाज में कम स्थान है, और फिर इसके बाद में कई बार क्या हो जाता है कि बड़े परिवार को शक्ति माना जाता है। और एक संयुक्त परिवार इसमें बहुत बड़ा कारण है। संयुक्त परिवार के कारण क्या होता है कि बच्चे तो छोटे हैं, शायद मतलब नौकरी कुछ कर नहीं रहे, शादी कर दी है, परिवार उनका बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या है, उन पर जिम्मेदारियां नहीं है, तो इस कारण में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है। अब भारत की जनसंख्या, ये भी एक फैक्ट्स है, इसको भी याद करेंगे। 1921 में 23.5 करोड़, 1991 में 84.8 करोड़, 2001 में ये दोनों बता चुका हूं, 2.70 करोड़ और 121.02 करोड़। ये फैक्ट्स आपको याद करने हैं। अब जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, क्या क्षेत्रीय विभिन्नता है? केरल ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, दक्षिण भारत के राज्य, इनकी जनसंख्या वृद्धि भारत की, उत्तरी भारत की जनसंख्या से कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? शिक्षा है ना बेटा, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है, ज्यादा अच्छी है। दूसरा, फिर यहाँ पर स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है, तो फिर वो बात ही नहीं होती कि परिवार बढ़ता है। फिर देश के उत्तरी पश्चिमी राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य भारत में एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में दक्षिणी राज्यों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च पाई जाती है। बताई दी क्यों पाई जाती है? 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्रा, एमपी। जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वहां पर दर्ज की गई थी जनसंख्या, वहां पर गिरावट आ गई है सब जगह, क्योंकि हमने गिरावट, सरकार काम कर रही है। सबसे ज्यादा गिरावट आई है महाराष्ट्र में और सबसे कम आई है आंध्र प्रदेश में। ये टॉप 6 जनसंख्या वाले राज्य हैं भारत के जिनमें अब गिरावट भी आ रही है। बट टॉप तो है लेकिन गिरे हैं ना भैया। कहीं पर 5 करोड़ जनसंख्या थी, अब 5.5 करोड़ हो गई है। तो मतलब जो वृद्धि थी पहले वो इतनी ज्यादा थी, अभी कम हो रही है, तो गिरावट आई है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण पक्ष में विशेषता, बड़ा ही शानदार टॉपिक है। हम अगर बात करें, आज हम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। आप सब युवा हैं, युवाओं का देश, और आप पर ही पूरे देश का भार टिका हुआ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि युवा और किशोरों की जनसंख्या सर्वाधिक है भारत में, युवा है। और इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 19 आयु वर्ग के 20.9% जनसंख्या युवाओं की है, जिसको संभावनाओं से युक्त जनसंख्या कहते हैं। और इसीलिए भारत की सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति बनाई है फरवरी 2014 में। रिपीट याद करना, फरवरी 2014 में बनाई है। उद्देश्य क्या है? देश के युवाओं में अपनी क्षमता का, उनमें ऐसी क्षमता विकसित करना, ऐसी योग्यता विकसित करना जिससे देश के विकास में योगदान कर सके। और लेकिन इस युवा नीति के अंदर युवा किसको माना गया है? 15 से 29 वर्ष। ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय युवा नीति के अंदर युवा, देखिए वैसे 10 से 19 आयु वर्ष है जनगणना के अंदर, लेकिन राष्ट्रीय युवा नीति में माना गया है 15 से 29 साल में। यानी आपको 29 साल तक युवा मान रहे हैं, चिंता मत करिए आप तो, ना। अब इसके अंदर भारत की जनगणना कितनी रही है? 135 करोड़ होने की संभावना है। 2023-25 तक 135 करोड़ होने की संभावना है। अब आती है कौशल विकास उद्यमिता नीति। ये कह दिया भाई युवा तो कर दी, अब युवा नीतियों के लिए, युवाओं के लिए कुछ तो करो। तो उन्होंने कहा कि 2015 में नीति लाते हैं। और उद्देश्य क्या है कि देश में हो रहे कौशल से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनको ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ना, कि भाई युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर तक ले जाना जिससे वो ट्रेनिंग कर सके। ठीक है जी, आगे देखिए जनसंख्या संगठन क्या होता है। जनसंख्या संगठन का मतलब यह है कि यह किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की विशेषता बताता है। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है तो वहां का भाषा धर्म को बताएगा, साक्षर भाषा धर्म को बता देगा। ठीक है जी, वहां की साक्षरता को बता देगा, लिंगानुपात को बता देगा, आयु संरचना को, व्यवसाय संरचना को, ग्रामीण नगरीय संगठन को। तो यही जनसंख्या विशेषता हो गई, यानी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को, विशेषता को बताना जनसंख्या संगठन कहलाता है। अब क्या है ग्रामीण नगरीय संगठन में? सुनिए, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8% है 2011 के अनुसार। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी में है जी, और सबसे कम सिक्किम में है। नगरीय जनसंख्या अनुपात 31.2%। ये याद कर लेना, दोनों आप याद कर लेना। अच्छा, अब आता है भाषाई संगठन, बड़ा ही शानदार टॉपिक है। ग्रियर्सन ने बनाया है, 179 भाषाएं बताई है, जिसमें 554 बोली है। ग्रियर्सन महोदय ने बताया। अब इन्होंने क्या किया है? भाषा को परिवार, उप परिवार, शाखा और क्षेत्र में विभाजित किया है। देखिए, पहला परिवार है आस्ट्रिक निषाद। इसको मानकर चलिए ये जनजाति वाला परिवार है ना। तो ये कहा, इसमें शाखा है मुंडा और मान, 2 है आस्ट्रो एशियाई, आस्ट्रोनेशियन। अब यहां क्षेत्र क्या करेंगे सर? जहां जनजातियां रहती है वहां पर मेघालय है, निकोबार है, बिहार है। बिहार का मतलब पहले वाले बिहार से झारखंड इसमें आ गया। असम है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र। ठीक है जी। अब आ गया द्रविड़। द्रविड़ को 3 भागों में बांटा है, उत्तर, मध्य, दक्षिण। उत्तर में बांटा है जो आपके दक्षिण पठार का ऊपरी हिस्सा है। दो इसमें कौन सा आ गया? बिहार मतलब झारखंड, उड़ीसा, एमपी और पश्चिम बंगाल। फिर मध्य में आ गया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और नीचे दक्षिण में आ गया तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। 3 हिस्से हो गए, यूं समझिए आप। तो यहां पर ऊपर वाला उत्तर, फिर मध्य और फिर दक्षिण। फिर आएगा चीनी किरात। ये इसमें 2 हैं उपपरिवार, तिब्बती म्यांमारी और सियामी चीनी।
इसकी शाखाएं तिब्बती हिमालय, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में ऊपर है तिब्बती हिमालय। फिर उत्तरी असम, ये अरुणाचल प्रदेश में, नाम तो असम है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में। असम, म्यांमारी में सारे आपके जितने भी उत्तरी पूर्वी 6 बहनें हैं हमारी, असम है, मेघालय, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम, मेघालय इसमें आ जाएगा। अब सबसे बड़ा भाषाई परिवार है भारतीय आर्य, यूरोपीय आर्य 73%। इंडो आर्य उपरिवार है, ईरानी भारत से बाहर है, दर्दी जम्मू कश्मीर में, और भारतीय आर्य पूरे भारत में है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, महाराष्ट्र। ठीक है जी, ये जनसंख्या भाषाई संगठन है। सबसे ज्यादा भाषाई संगठन भारतीय आर्य का 73%। अब धार्मिक संगठन आ गया। भारत के धार्मिक समुदाय देखिए, टॉप मोस्ट हिंदू है 79.8%, फिर मुस्लिम है, ये सब अल्पसंख्यक आते हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम ऑप्शन आया था, सबसे कम जनसंख्या अल्पसंख्यक कौन है, जनसंख्या कम से कम कौन है, तो पारसी आएगा, फिर जैन आएगा, फिर बौद्ध आएगा, फिर सिख आएगा, फिर ईसाई आएगा। आप ध्यान रखना, सबसे कम पारसी, फिर जैन। अच्छा, हिंदू समुदाय कहां मिलेगा आपको? भैया बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा छोड़कर सब जगह मिल जाएगा। तो भारत बांग्लादेश की सीमा, भारत पाक से जुड़े हुए जिलों को छोड़कर ये जिले एवं जम्मू कश्मीर एवं जम्मू कश्मीर को भी छोड़कर और उत्तरी पूर्वी राज्य लक्षद्वीप को छोड़कर सब जगह मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, भारत पाकिस्तान की सीमा हो गई, भारत बांग्लादेश की सीमा हो गई, आपका जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है, और आपके लक्षद्वीप के अंदर भी जनसंख्या ज्यादा है, तो उसको छोड़कर सब जगह आपको क्या मिलेंगे? हिंदू मिल जाएंगे बहुसंख्यक के रूप में। मुस्लिम समुदाय कहां मिलेंगे आपको? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल और यूपी के कई जिले, लक्षद्वीप, और एक ये आप ही लिख सकते हैं भारत बांग्लादेश की सीमा पर। सिख समुदाय कहां मिलेंगे? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मिलेंगे। ईसाई समुदाय कहां मिलेंगे? पश्चिमी तट के पास, गोवा में, केरल में। अब वहां पर क्यों मिलेंगे? क्योंकि यूरोपीय पहले, सबसे पहले वहीं तो आए थे, तो उनके उनके साथ में, उनके प्रभाव में ये लोग ईसाई समुदाय को स्वीकार कर रहे हैं। तो पश्चिम तट के पास गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है जी। जैन समुदाय कहां मिलेंगे? ये शहरी क्षेत्रों में मिलेंगे, राजस्थान के नगरीय क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र में। बौद्ध समुदाय कहां मिलेंगे? लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध मिलेंगे आपको। अब एक क्वेश्चन बनता है, भूदर्शे पर धर्म का प्रभाव या अभिव्यक्ति आप किस प्रकार देखते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। तो आपको क्या करना है कि भूदर्शे पर आप बोलेंगे कि कोई भी जनसंख्या होती है अपने धार्मिक धर्म का प्रभाव जो दिखाती है वो धार्मिक संरचना के आधार पर दिखाती है। मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, कब्रिस्तान है, शमशान है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय अपने धार्मिक प्रभाव को वहां की जो संरचना होती है ना, उस पर दिखाता है, जिससे उसके भूदर्शे पर उसका प्रभाव परिलक्षित होता है, ये दिखाई देता है ना। जहां पर भी आपको भाई कोई कौन सा धर्म है यहाँ पर, तो उसकी जो वहां पर की जो संरचना होगी, मकान की संरचना होगी, जैसे होगी, उससे पता लगेगा। अब श्रम जो भी जनसंख्या का संगठन, तो आप देखिए कि जनसंख्या के आधार पर भारतीय जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक। मुख्य श्रमिक क्या है? मुख्य श्रमिक जो है वो ऐसे हैं कि जो वर्ष में 183 दिन या 6 माह से अधिक काम करते हैं। सीमांत श्रमिक क्या होते हैं? जो 183 दिन 6 माह से कम काम करते हैं। और अश्रमिक जो ठाले बैठे रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं। भारत में सीमांत श्रमिक या मुख्य श्रमिक मिलकर इनका अनुपात 39.8% है, ये याद रखिएगा। अब आता है श्रम की सहभागिता, प्रतिभागिता दर, सहभागिता दर। तो देखिए, जहां पर किसी भी क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था कम होगी, आर्थिक रूप से कमजोर होगा, तो वहां लोग क्या करेंगे? हाथ का काम करेंगे। तो वहां पर जहां पर आर्थिक रूप से कम है जो क्षेत्र, वहां पर उच्च श्रम की प्रतिभागिता दर पाई जाएगी। और जहां पर उच्च स्तर है, जैसे मान लीजिए बड़े केरल है, मुंबई है, महाराष्ट्र, वहां पर निम्न पाई जाएगी। अच्छा, फिर देखिए भारत में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक विभिन्नता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पूरे भारत को देखेंगे तो आप देखेंगे, पंजाब को देखिए, आप हरियाणा को देखिए, आप यूपी का हिस्सा देखिए, वहां पर आपको किसान लोग ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आप जैसे झारखंड को देखते हैं, छत्तीसगढ़ को देखते हैं, आप उसमें उड़ीसा को देखते हैं, वहां पर आपको मजदूर लोग अलग मिलेंगे। यही तो है स्थानिक विभिन्नता, इसकी श्रम सहभागिता दर, मतलब श्रम जो लोग हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए, अगर आप देखते हैं नीचे केरल को देखते हैं, महाराष्ट्र को देखते हैं, तो वहां पर द्वितीयक कार्य को ज्यादा करने वाले मिलेंगे। ठीक है, आप ले सकते हैं। 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या संगठन को 4 भागों में बांटा गया। कृषक मजदूर, जिनके पास खेत नहीं है लेकिन वो काम कर रहे हैं, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। ठीक है जी। आगे देखिए, 2011 के अनुसार ये 3 आंकड़े, प्राथमिक सेक्टर में 54.6% लोग काम करते हैं, द्वितीयक सेक्टर में 3.8 और तृतीयक सेक्टर में 41.6% काम करते हैं। अब देखिए यूएनडीपी क्या कह रही है? यूएनडीपी ये कह रही है कि भैया सबसे पहले आपको कोई भी विकास करना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो आपको सभी जेंडरों को, यानी आपको लिंगानुपात के आधार पर भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा भेदभाव करते हैं जहां पर लिंग के आधार पर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति में भेदभाव करते हैं, तो ऐसा
परिवार, ऐसा समाज सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। तो वो कहते हैं सभ्य समाज के अंदर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और 22 जनवरी 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए काम करना, बालिकाओं के संरक्षण के लिए काम करना और उनकी सशक्तिकरण, उनकी मजबूती करना। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। कोशिश करिए कम समय में इसको सीमित करने की, पूरा कर। हाँ तो लीजिए बेटा, मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूं, पार्ट 2 मानव बस्ती। मैंने आपसे पहले बात की थी, सब जो भी चीजें मैं आपको पॉसिबल हो कहानी के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो लीजिए कुछ कहानी शुरू करते हैं। हमने जब प्राथमिक कार्य पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि मनुष्य ने भोजन संग्रहण या आखिट के द्वारा अपना काम किया, पशुपालन किया। अब वो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहा है। अब हो क्या रहा है बेटा, जब पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहा है तो उसे क्या हुआ कि कहीं पर नदियां मिल रही है, पानी है ना। अब नदियों के अंदर जहां पानी है वहां पर उसने देखा कि कुछ ऐसी घास है जिसको वो खाद्यान्न के रूप में भी खा सकता है और कुछ ऐसी घास है जिसको वो चारे के रूप में पशु को खिला सकता है। तो उसने वहां पर रहना शुरू कर दिया और रहकर वहां पर एक संरचना का निर्माण किया। उस संरचना को कहते हैं अधिवास। आप शुरू से समझिएगा, उस संरचना को क्या कहते हैं, अधिवास, है ना। अब इसके लिए ब्लास मोदी ने भी परिभाषा दी है कि मनुष्य ने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जिस संरचना का निर्माण किया उसे अधिवास कहते हैं, है ना। अब जब यही अधिवास, समझिए आप, जब यही अधिवास क्या होता है, जब इन्होंने क्या किया, मानव बस्ती क्या होती है कि जब इन्होंने ऐसे ही अधिवासों का, एक अधिवास, 2 अधिवास, 3 अधिवास, ऐसे कई अधिवासों का एक स्थान पर निर्माण कर लिया। क्यों कर लिया? सुरक्षा के कारण और मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के कारण, तो उसे मानव बस्ती कहते हैं। समझ रहे हैं आप? जब मनुष्य ने कई अधिवासों का निर्माण अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान पर कर लिया, तो ऐसी संरचना को, ऐसी उसको हम क्या कहते हैं, मानव बस्ती कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो यहां पर वो अब मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए, जंगली जानवर सुरक्षा के लिए, या फिर मान लीजिए कोई युद्ध हो रहे हैं उनसे सुरक्षा के लिए उसने मानव बस्ती का निर्माण किया। आगे देखते हैं हम, मानव बस्तियां आर्थिक व सामाजिक व आकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है ग्रामीण बस्ती, एक होती है नगरीय बस्ती। अब ग्रामीण बस्ती क्या होती है सर? ग्रामीण बस्ती अपने गांव में देखिए, ये क्या होती है, आपकी छोटी बस्तियां होती है जो बिखरे हुए रूप में होती है। इसमें सारी जनसंख्या कृषि और प्राथमिक कार्यों में लगी होती है, या यूं कहें 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी रहती है, पुरुष जनसंख्या। जबकि नगरीय बस्तियां वो बस्तियां होती है जहां पर 75% जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी रहती है। ठीक है जी, थोड़ा अपन जल्दी करेंगे क्योंकि पहला वीडियो थोड़ा बड़ा बना है। अब देखिए ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर, बड़ा ही शानदार अंतर मैंने कर रखा है। सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं ग्रामीण में, उधर जाइए सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं। अच्छा जी, प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं ग्रामीण बस्ती में, इधर द्वितीयक व तृतीयक कार्यों में संलग्न होते हैं। यहां पर कच्चे माल के स्रोत होते हैं, यहां पर ये उत्पाद जो कच्चा माल से बना है उसके लिए बाजार मिलेगा और उपभोक्ता मिलेगा। कहां पर? नगर में। यहां मकानों की संरचना बिखरी हुई होती है, मकानों की संरचना सघन होती है। यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन की सुविधा कम होती है, जबकि यहां पर बेहतर होती है। ये आपको एक अंतर आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक, अब सर ये और कारक आ गए, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। आपने जनसंख्या वितरण के जो पढ़े हैं वही है। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक में क्या पड़ता? जल की उपलब्धता। तो देखिए जलवायु आ गई, मृदा आ गई, भू आकृति आ गई, जल की उपलब्धता डाल दीजिए, वही डाल दीजिए। अगर वहां पर अनुकूल होगी तो बस्तियां गुच्छित होगी, पास पास में होगी, और अगर वो विपरीत होगी, जैसे मान लीजिए जल नहीं है, या यूं मान लीजिए वहां पर धरातल पठारी है, पर्वतीय है, तो बस्तियां क्या हो जाएगी? फैली हो जाएगी, प्रकीर्ण हो जाएगी। सांस्कृतिक और मानव जनित कारक, इसमें मानव, आप बताया था, समान भाषा है, धर्म है, जाति के लोग मिलेंगे तो वहां पर वो लोग रहना पसंद करेंगे। इसमें आप आर्थिक कारक भी डाल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक कारक भी डाल सकते हैं। जहां पर आर्थिक कारक होगा, जहां पर खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा पास पास में रहेगी। ठीक है ना। सुरक्षा संबंधी कारक, इसमें पशुओं के भारी आक्रमण सुरक्षा के लिए, या फिर कोई बाहरी कोई जनजातीय आप पे आक्रमण कर दे उसी सुरक्षा के लिए गुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। अब देखिए आप, गुच्छित बस्तियों के प्रकार, पहला है, सॉरी, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। पहला है गुच्छित बस्ती, इसी को सहज बस्ती कहते हैं, इसी को संकुलित बस्ती कहते हैं। अब क्या होती है, आपके गांव में सब गुच्छित बस्तियां हैं बेटा। आपने देखा होगा कि आपके मकान जो है ना वो अपने पास पास बने हुए हैं, एक जगह बने हुए, और आपके खेत दूसरी जगह है, और चारागाह जो होती है वो बाहर की ओर है। तो इन बस्तियों में क्या होता है, इनका बसाव क्षेत्र, इनके चारागाह और इनके कृषि क्षेत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो हम हमारे देखते हैं। और इनके बस्तियों का जो रूप होता है, गुच्छित बस्तियों का, वो ज्यामितीय आधार पर कैसा होता है, देखिए आप, रेखीय प्रतिरूप कैसा होगा, एक सड़क, रेल और नहर के किनारे होता है इस तरीके से।
एक मकान इधर एक इधर, इसको बोलते हैं रेखीय प्रतिरूप। अगर यही मान लीजिए आपका अगर दो सड़कें आपस में समकोण पर काटे तो इस तरह के प्रतिरूप बनता है, इसको बोलते हैं आयताकार प्रतिरूप। अगर कोई भी गांव के बीच में कोई तालाब हो, किला हो, कुछ ऐसा हो, तो चारों ओर जो प्रतिरूप बनेगा उसको हम बोलते हैं वर्ताकार प्रतिरूप। जो गांव, अब आता है प्रश्न, तालाब या कोई किले, उसके चारों ओर जो प्रतिरूप बनता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ताकार प्रतिरूप। अब मान लीजिए कोई तालाब है, वहां पर कोई सड़कें ऐसे जा रही है, कोई भी मध्य भाग है, केंद्रीय भाग है, सड़कें जा रही है अनियमित रूप से, तो वहां जो बसावट होगी उसको अरीय प्रतिरूप करेंगे, जहां पर सड़कें अनियमित रूप से निकलती हैं। अब गुच्छित बस्तियों के कारण क्या है, अभी बात की थी ना सर, पहला तो सुरक्षा संबंधी कारक है। अगर मान लीजिए सुरक्षा के हिसाब से, तो इसमें मध्य भारत का बुंदेलखंड जो एमपी में है, वह नागालैंड में आपकी गुच्छित बस्तियों का निर्माण हो रहा है। ये एग्जाम्पल मोस्ट है, याद कर लीजिएगा, मध्य भारत का बुंदेलखंड, एमपी और नागालैंड में। जल की उपलब्धता इसमें यह है कि जहां पर जल आपका उपलब्ध नहीं है, कम है, तो वहां पर भी जल का गहनतम उपयोग करेगा, तो लोग पास पास में रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान में जहां जल मिल रहा है वहां लोग पास पास में रहना पसंद करेंगे। हाँ, तो गंगा का उपजाऊ क्षेत्र देख लीजिए, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहां पर भी लोगों की बसावट, जल की उपलब्धता है। अब आती है अर्धगुच्छित बस्तियां, विखंडित बस्तियां। मेरे दिमाग में क्या आती है, मेरे दिमाग में तो ये आती है कि बेटा या तो ये हो सकती है कि कोई गुच्छित बस्ती थी, वो टूट गई, तो गुच्छित बस्ती के विखंडन से अर्धगुच्छित बस्ती बनती है। या फिर ये हो सकता है कि कोई गुच्छित बस्ती टूट गई, यहां पर अर्धगुच्छित बस्ती बन गई, यही तो भविष्य में क्या हो जाएगी, गुच्छित बस्तियां बन जाएगी। तो दो पॉइंट है, ये बस्तियां गुच्छित बस्तियों के टूटने से बनती है, दूसरा अर्धगुच्छित बस्तियां गुच्छित बस्तियों के विखंडन, भविष्य का निर्माण का आधार होती है। बाद में यही भविष्य में ये क्या बनेगी, आपकी आपकी गुच्छित बस्तियां बनेगी। तो देखिए अर्धगुच्छित बस्तियों का क्या है सिस्टम, देखिए आप, इसमें होता क्या है कि बेटा एक मान लीजिए एक बस्ती बस रही है, उस बस्ती के अंदर कोई भी कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण के कारण बलपूर्वक या स्वेच्छा से कुछ लोग कहां चल जाते हैं, गांव के किनारे पर चल जाते हैं, और वहां पर ये बस्तियों, कुछ बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं, उसे अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। इस अर्धगुच्छित बस्तियों के अंदर सेंटर के अंदर कौन रहते हैं, इसमें सेंटर में रहते हैं जमींदार लोग, और सामाजिक या आर्थिक राजनीतिक कारण के कारण जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, वो गांव के किनारों पर रहते हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां इस प्रकार की होती है ना। अगला देखिए आप, अगला आप देखते हैं पल्ली नगला ढाली। इस बस्तियों में क्या होती है, यहां पर भी क्या होता है कि कोई बस्ती बसी हुई है, भौतिक कारण, सामाजिक कारण, ये राजनीतिक कारणों के कारण कुछ जो लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं, गांव के दूर चल जाते हैं किनारे पर, और फिर उस जगह का, उस क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से वहां पर उन ढानियों का नाम रख दिया जाता है, उसे पल्ली नगला ढानी कहते हैं। समझ रहे हैं, कुछ बस्तियां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों के कारण टूट जाती है, और उन बस्तियों का नाम क्या होता है, क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से रख दिया जाता है, उसको हम पल्ली नगला या ढानी कहते हैं। कुछ उदाहरण है, गंगा का मैदान, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं हिमालय की निचली घाटियां। आगे आइए जी, आगे क्या है, एकाकी परिचित बस्तियां। एकाकी बस्तियां, बिखरी बस्तियां कहां बनेगी, एकाकी सुदूर जंगलों में बनेगी, और कहां बनेगी, पहाड़ों की ढालों पर बनेगी, खेतों और चारागाहों में बनेगी। अब खेतों में कैसे बनेगी, खेतों में ऐसे बनेगी बेटा, आप खुद देखते हैं कि आपके घर पे मान लीजिए खेती कर रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, आपके चाचा है, कोई है, वो बोलते हैं मैं तो खेत में जाके रहूंगा, और वो अकेला वहां पर, अकेले वहां जाकर रहने लग गए। तो वो जो रहने लग गए ना, तो उन्होंने ही क्या किया, एक एकाकी बस्ती का निर्माण कर लिया। इसका एग्जाम्पल मोस्ट है, मेघालय आता है, उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश और केरल आता है। तो मेघालय, उत्तराखंड और केरल और हिमाचल प्रदेश आ जाए तो एकाकी बस्ती आपको करना है जी। नगरी बस्तियां 75% से क्या रहती है, द्वितीयक व तृतीयक कार्य में संलग्न रहती है। लेकिन क्या यही परिभाषा है क्या, नहीं जी, यही परिभाषा नहीं है। और देखिए 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, उस क्षेत्र में कोई नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड होना चाहिए। जनसंख्या 5,000 से अधिक होना चाहिए। आप बोलेंगे सर हमारे गांव के पास में जो हमारा गांव है ना, वहां भी जनसंख्या 6,000 है, तो हमारा गांव भी नगर है क्या, नहीं है ना, क्योंकि वहां पर नगर निगम थोड़ी है। फिर इसके अलावा क्या दिया, जनसंख्या घनत्व तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और फिर लास्ट का जो हमने यहां पढ़ा, 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। ये नगर की परिभाषा है। आगे देखते हैं हम भारत में नगरीकरण का विकास। देखिए बेटा, भारत में नगरीकरण का विकास प्रागैतिहासिक काल से हुआ, प्राचीन काल से हुआ है। आपसे पूछे प्रागैतिहासिक काल के उदाहरण दे, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उदाहरण दे सकते हैं। तो यूरोपीय आक्रमण, यूरोपीय लोग आए, मुगल आए, तब नगरों का विकास होता है। विकास के आधार पर नगरों को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन नगर, इनको धार्मिक व सांस्कृतिक नगर भी कहते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। पाटलिपुत्र, पटना और प्रयागराज, इलाहाबाद, जो भी नाम है, ये प्राचीन नगर है। अगर मध्यकालीन नगर की बात करें तो इसमें रजवाड़े और राज्य के मुख्यालय आते हैं, जिसमें नई दिल्ली है, आगरा, जयपुर, लखनऊ देश की राजधानियां हैं राज्यों की। आधुनिक नगर, ये बड़ा विशिष्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला कहां बसा, देखिए अंग्रेज जब आए थे, या यूरोपीय आक्रमण, यूरोपीय लोग जो आए व्यापार के लिए आए, तो उन्होंने तटीय प्रदेशों में व्यापारिक नगरों का निवास किया, जैसे गोवा में, पांडिचेरी में, सूरत में, दमन में, ठीक है ना। प्रमुख आर्थिक केंद्र जो थे वो भी चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जो थे वो भी नगर के रूप में बसे।
और पर्वतीय नगर जो प्रशासकीय केंद्रों के रूप में थे, मान लीजिए राजस्थान में रह रहे हैं, उनको गर्मी लग रही है तो उन्होंने माउंट आबू में बना दिया, है ना, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल माउंट आबू बना दिया, शिमला बना दिया। तो ये भी नगरों के रूप में विकसित हुए हैं। तो यानी एक तो व्यापार के दृष्टि से, एक आर्थिक केंद्र के रूप से, और एक पर्वतीय नगरों के रूप से विश्रामकालीन। आगे हम देखते हैं अनुषंगी नगर, सन नगर। देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई दो नगर अपना विकास इस प्रकार कर ले कि वो आपस में मिले हुए दिखाई दे तो उसे अनुषंगी नगर कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली नोएडा हरियाणा में, नोएडा हरियाणा का है लेकिन दिल्ली में मिला हुआ दिखता है, दिल्ली गुड़गांव, गुड़गांव भी हरियाणा में है और दिल्ली में मिलता हुआ दिखाई देता है। इसकी जो दी थी 1915 में ये शब्द दिया था, पैट्रिक गेड्रिज ने दिया था, पैट्रिक गिडीज ने दिया था। किसने दिया था? पैट्रिक गिडीज ने दिया था अनुषंगी सन्नगर। विश्व स्तर पे आप उदाहरण ले सकते हैं मॉन्ट्रियल, क्यूबेक का। भारत में नगरीकरण 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है, जबकि नगरीय जनसंख्या 31.2% है जी। आगे जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, ये जनसंख्या के आधार पे था, वो कौन सा था? वो विकास के आधार पे था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग, छह वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं। पहले नीचे शुरू करें 5000, फिर 5000 से 9999, फिर 10,000 से 19,999, फिर 20,000 से 49,999, 50,000 से 99,999 और 1 लाख से अधिक। यहां पर सबसे ज्यादा जो नगर है वो पंचम वर्ग में है, 1754 शहर, ठीक है ना। और प्रथम वर्ग में 468 शहर हैं, जिनमें से 53 तो महानगर हैं और 6 मेघानगर हैं। 468 शहर है है ना, जिसमें 53 क्या है? महानगर और 6 मेगानगर हैं। और भारत की प्रथम वर्ग में पूरी जो नगरीय जनसंख्या का 60.45% जनसंख्या निवास करती है। कौन से में? प्रथम वर्ग में। ये भी आपको टैक्स याद रखना है। अब देखिए भारत में नगरों का सामान्य वर्गीकरण 1 लाख से अधिक है वो जो नगर है, जो भी 468 शहर थे वो सब नगर है। जिसमें 10 लाख से 50 लाख का उनको महानगर कह दिया, जिसमें 53 शामिल है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को 6 मेगानगर कह दिया, ठीक है ना। अब प्रथम वर्ग में 468 नगर है, जिसमें 53 मेगानगर, 53 महानगर और 6 मेगानगर है। अब 6 मेगानगर कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और एक आ गया आपके पास में हैदराबाद, और एक आ गया बेंगलोर। ये 6 मेगानगर है ना। अब अहमदाबाद, पुणे को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। आगे देखें, देखिए कोई नगर जो होता है वो बड़ा विशाल हो, जिसको विशाल महानगर कहते हैं, तो उसको एक विद्वान है जीन गोटमैन, 1967 में उन्होंने एक शब्द दिया, उसका नाम था मेगालोपोलिस, जिसको विश्व नगरी या वृहत नगरी भी कहते हैं। जैसे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है वो टोक्यो है जापान में, और भारत के अंदर बात करें तो ग्रेटर मुंबई है, फिर दिल्ली आता है, फिर कोलकाता आता है। मुंबई की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, नगर की बात हो रही है यहां पर, है ना। तो यहां पर जो विशाल नगर होते हैं, विशाल महानगर होते हैं, उनको मेगालोपोलिस कहा जाता है। किसने दिया? जीन गोटमैन ने दिया है। आगे नगरों का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण बिल्कुल आसान है। प्रशासकीय नगर जो देश की राजधानी होती है, सारे आ जाएंगे, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़। औद्योगिक नगर जो औद्योगिक रूप से विशिष्ट होते हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ में, जमशेदपुर ये नक्शे में आ सकता है आपका, झारखंड, जोधपुर हो गया, सलेम कोयम्बटूर हो गया तमिलनाडु में। परिवहन पतन नगर, इसमें सामान जो होता है आयात निर्यात के लिए यहां पर लाया जाता है, जैसे कांडला है, कोच्चि है, केरल है। और वाणिज्यिक नगर है वो मुंबई और कोलकाता के रूप से वाणिज्यिक रूप से विशेषता रखते हैं। खनन नगर, ये बड़ा मोस्ट है, खनन नगर खनन कार्य संबंधित है। लेकिन आप देखिए झरिया बोकारो झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, नहरकटिया डिगबोई जो पेट्रोल के लिए है वो पेट्रोलियम में है ना, वो आपके असम में। अब सबसे मोस्ट छावनी नगर, गिरीश नगर क्या होता है? आता है प्रश्न। तो ये घटना है, ये ब्रिटिश काल में इनका उद्भव हुआ था। ये सामरिक महत्व रखते हैं, ये युद्ध या रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए थे। यहाँ पर लोग जो सैनिक होते हैं वो अपना अभ्यास कार्य करते हैं। ये इसका आप लिख सकते हैं। अब इसके उदाहरण सुनिए, आप बड़े शानदार हैं। आप महू एमपी में बताएंगे, आप अंबाला बताएंगे हरियाणा में बताएंगे, आप जालंधर बताएंगे पंजाब में बताएंगे, आप उधमपुर कहां बताएंगे, आप जम्मू कश्मीर बताएंगे, बबीना कहां बताएंगे, आप बबीना, है ना, बबीना यूपी में बताएंगे, और बीना वो पेट्रोल के हिसाब से वो आपके मध्य प्रदेश में, है ना। धार्मिक सांस्कृतिक नगर है वाराणसी, अयोध्या और अजमेर, जो धर्म से या किसी संस्कृति जुड़े हुए होते हैं। शैक्षिक नगर है, शिक्षा के केंद्र के रूप में होते हैं, कोटा, रुड़की और यहाँ पर। और पर्यटन नगर है, शिमला, नैनीताल, माउंट आबू, दार्जिलिंग, ये सब पर्यटन नगर है। अब भारत के महानगर पूछ ले, 10 लाखी नगर पूछ ले, नगरीय संकुल पूछ ले, उत्तर 53 ही रहेगा, 53 2011 के अनुसार। अब स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? बिल्कुल आसान है। देखिए सरकार की ये योजना है कि भाई एक ऐसे ऐसे नगर विकसित किए जाए जो अन्य नगरों के लिए रोल मॉडल हो, स्वच्छता के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, आधारभूत सुविधा के हिसाब से। तो 22 जनवरी हमारे पीएम ने 25 जून 2015 को 22 जनवरी याद रहेगा, 22 जनवरी 2015 को क्या आई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो 25 जून 2015 को 10 मॉडल शहरों को शहरी विकास कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य था ऐसे शहरों को विकसित करना जिसमें उसने नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास व स्वच्छता प्रदान करें।
और दूसरा काम क्या था कि ऐसे नगरों को ऐसे मॉडल शहरों के रूप में तैयार करना जिससे वो अन्य शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे, प्रेरणा स्रोत का काम करे, लोग सीखे और यहां पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना, ये मुख्य उद्देश्य था। राजस्थान के 4 नगर है, कोटा KAJ के कोटा है ना, सॉरी काजू काजू, K4 कोटा, A4 अजमेर, J4 जयपुर और U4 उदयपुर। ये राजस्थान के कितने हैं? ये आपके 4 नगर है। तो बेटा ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब लीजिए मैं आता हूं बिना देरी किए नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लीजिए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर लेके आपके सामने आया हूं। चैप्टर का नाम है भारत भू संसाधन तथा कृषि, वही भारत के रेफरेंस में। अब यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, पहले आपको मालूम होना चाहिए संसाधन क्या होते हैं। देखिए संसाधन बता चुके हैं, 9th और 10th में पढ़ा है कि संसाधन वो वस्तुएं होती है जो मनुष्य के उपयोग में आती है, मनुष्य का जीवन सरल बनाती है, उसे संसाधन कहते हैं। और जिम्मरमैन महोदय, आप आगे पढ़ेंगे, एक महोदय आते हैं जिम्मरमैन, उन्होंने तो कहा है कि मनुष्य खुद स्वयं भी संसाधन है और संसाधनों का निर्माता भी है। अब संसाधन की बात क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि बेटा यहां पर इस चैप्टर में हम जो संसाधन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भू संसाधन, यानी भूमि के रेफरेंस में कृषि वर्षि के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आएगा उसमें संसाधन पढ़ेंगे हम जल के रेफरेंस में, और उससे अगला चैप्टर आएगा उसमें संसाधन पढ़ेंगे खनिज के रेफरेंस में। दिमाग में आप क्लियर रखना, हम संसाधन पढ़ रहे हैं, संसाधन हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। अभी भूमि को पढ़ रहे हैं, बाद में जल को पढ़ेंगे और बाद में आप किसको पढ़ेंगे? खनिज को पढ़ेंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। भू उपयोग का वर्गीकरण क्या होता है? ये भू उपयोग का वर्गीकरण, देखिए भू उपयोग का वर्गीकरण ये होता है, सरकार जब अपनी योजनाएं तय करती है तो देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र की भूमि का उपयोग किस किस क्षेत्र में आ रहा है। अब ये कैसे होगा? ये 2 संस्थाएं काम करती है, एक तो करती है भू राजस्व विभाग और एक करती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भू राजस्व विभाग किसके आधार पर करता है? रिपोर्टिंग प्रपत्रों के आधार पर। तो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के बराबर होता है भू उपयोग का वर्गीकरण, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल से अलग होता है। कैसे होता है आप समझिएगा। देखिए भू उपयोग का वर्गीकरण करता है भू राजस्व विभाग। इसको कैसे समझिए? इसमें ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मैं गया, आपने मुझे किसी ने कहा कि आप डाटा लेकर आइए कि कहां पर इस किसी गेहूं में कितनी में खेती है, कितनी में आवास है। मैं लेकर चले गया, मैंने अपनी नापजोक करी या कैसे भी काम करी और मैंने लिख दिया रिपोर्टिंग प्रपत्र के आधार से। अब वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा ना। तो यहां पर भू राजस्व विभाग रिपोर्टिंग प्रपत्रों के आधार पर भू उपयोग के वर्गीकरण को निर्धारित करता है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून में इसका मुख्यालय है, इस सैटेलाइट के आधार पर इसको तय करता है। और जो प्रशासनिक इकाइयों का सीमाओं का निर्धारण करना, नक्शों को बनाना, वो सब काम ये करता है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आगे देखिए, भू राजस्व विभाग द्वारा जो अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण कितना है? 9 है। पहला है वनों के अधीन क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जहां पर ये कहते हैं कि यहां पर वन है और या वन विकसित किए जा सकते हैं। आपको पता है कि 33% भाग पर वन होने चाहिए, तो ये बात कहता है। बंजर या व्यर्थ भूमि, ये उनकी बात करता है कि जहां पर आपकी मरुस्थल है, पहाड़ है, ऐसे क्षेत्र जो कृषि के काम नहीं आ रहे हैं और किसी भी तकनीक के माध्यम से उसको कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, उनकी बात करते हैं। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, कहीं पर जाते हैं देखते हैं कि यार यहाँ तो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ विद्यालय है, यहाँ पर रोड है, तो ऐसी जगह जो कृषि में काम नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता है अब द्वितीयक और तृतीयक कार्य ज्यादा बढ़ रहा है। स्थानीय चारागाह क्षेत्र, जो बड़े चारागाह क्षेत्र होते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला है उपवन के अंतर्गत जो बाग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आंवला का बाग है, निजी क्षेत्र के जो बाग होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। अब मोस्ट आते हैं तीनों, यहां पर वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, कृषि योग्य प्रतिभूमि। समझिए आप प्रतिभूमि क्या होती है? प्रतिभूमि का मतलब होता है कि भूमि को प्राकृतिक रूप से उर्वर बनने के लिए कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है। अगर उसको आप 1 साल से 5 साल तक खाली छोड़ते हैं, मतलब 5 साल से थोड़ी अधिक 1 साल तक खाली छोड़ते हैं, तो वो आता है वर्तमान प्रतिभूमि। अगर उसको आपने 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम तक छोड़ते हैं तो उसको पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं, खाली छोड़ते हैं जब। और जब उसको आपने 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ दिया है, आप खेती ही नहीं कर रहे हैं, तो कृषि योग्य तो है लेकिन व्यर्थ भूमि है, ठीक है ना। और ये काम क्यों कर रहे हैं? कृषि की भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ये थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए। अब अगला आता है निवल बोए का क्षेत्र, जो 9वां है। अब निवल और सकल को हम एक साथ पढ़ेंगे, और मैं कई बार बता चुका हूं, आप यूं ध्यान रखिए, आपके पास में 1 बीघा का खेत है, आप 1 बीघा में से आधा बीघा खेती करते हैं। मैं यहां पर खेती करता हूं एक मतलब पूरे कृषि वर्ष में, तो मेरा जो आधा बीघा है ना, वो निवल बोया गया क्षेत्र है बेटा। लेकिन मैं एक कृषि वर्ष में 3 खेती करता हूं, रबी की भी कर देता हूं, खरीफ की भी कर देता हूं, जायद की भी कर देता हूं। तो मेरा जो आधा प्लस आधा और 1.5 यानी 1.5 बीघा जो हुआ खेत हुआ, वो सकल बोया गया क्षेत्र हो गया। तो निवल बोया गया क्षेत्र या तो कुल भूमि के बराबर होगा या उससे कम होगा, लेकिन सकल बोया गया क्षेत्र कुल भूमि से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपने 1 बार खेती करी, 2 बार करी, 3 बार करी। समझ गया आप? तो निवल बोया गया क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी? वह कृषि भूमि जहां पर जितनी बार फसल बोई या काटी जाती है, उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आगे आगे देखिए,
आगे देखिए, भारत में भूप्रयोग का परिवर्तन कैसे हो रहा है समझिए। जनसंख्या का आकार, जब जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है तो भूप्रयोग का परिवर्तन होगा नहीं होगा। भूमि पर गहनतम उपयोग किया जाएगा। तो सीमांत भूमि है जो हम खाली छोड़ते हैं चारागाह के रूप में, उसको भी हम काम में ले रहे हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था की संरचना, पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि प्रधान थी, तो प्राथमिक कार्य थे। अब द्वितीयक और तृतीयक कार्य हो रहे हैं, तो हमारी जो जो बताया था ना मैंने, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वो बढ़ रही है। ठीक है ना, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि बढ़ रही है। समय के साथ में क्या हो रहा है, अब मान लीजिए मैं खेती नहीं कर रहा हूं तो मेरा कृषि पर, भूमि पर मेरा वो अनुपात तो घट गया है ना। जो कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात तो धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन कृषि का सकल घरेलू उत्पाद तेजी से कम हो रहा है। जो भूमि, जो हमारे सकल घरेलू, जो हमारी जीडीपी थी, उसमें जो कृषि का योगदान था वो तेजी से घट रहा है। लेकिन हम तो चाहे खेती करें ना करें, खाद्यान्न तो चाहिए ना, तो हमारा अनुपात क्या है, धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है जी। आगे देखें कुछ, ये बड़ा मोस्ट है, 1950-51 से लेकर 2014-15 तक भूप्रयोग की परिवर्तन क्या हुआ है। वृद्धि कहां पर आई है, वन क्षेत्र में वृद्धि आई है, बिल्कुल आनी चाहिए। गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि में वृद्धि आई है, अभी बताया आपको मैंने, जितने उतने तक कार्य बढ़ रहे हैं तो वृद्धि आएगी। वर्तमान प्रति भूमि में वृद्धि आ रही है, क्योंकि भूमि को उपजाऊ भी करना है, ऐसा नहीं कि आप उसका दोहन कर लें। और निवल बोया गया क्षेत्र, ये क्यों होता है, ये होता है खाद्यान्न पैदा करने के लिए, वो बढ़ रहा है। कमी किसमें आ रही है, बंजर व्यर्थ भूमि में कमी आ रही है, क्योंकि पहाड़ों को भी काट कर काम ले रहे हैं हम, चाहे मकान बना रहे हो, चाहे फैक्ट्रियां बना रहे हो। तो वो कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि, जिसको 5 साल खाली छोड़ देते, अब नहीं छोड़ेंगे भैया। भाई लोग, जनसंख्या रहता है तो खाली कैसे छोड़ोगे। और फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र जो उपवन थे, बाग थे, वो भी कम होने लगे हैं, और चारागाह क्षेत्र भी कम हो रहे हैं। अभी आपके पास में कोई रिको है ना, सब कहां बनते हैं, चारागाह के अंदर बनते हैं। आगे देखिए, भूमि के स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, सारा संपत्ति संसाधन और निजी। दो, निजी का मतलब होता है जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और सारा संपत्ति संसाधन वो होते हैं जिस पर किसी संस्था का, समूह का, समुदाय का अधिकार होता है। जैसे आपकी मंदिर की कोई जगह है ना, शमशान की भूमि है, ये सब सारा संपत्ति संसाधन है, कोई वन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भूमि का स्वामित्व राज्य के अधीन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसके काम कौन करते हैं, जो भूमिहीन किसान होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, या जो गांव की महिलाएं होती है, वो इन पर आश्रित रहती है ना, गांव की महिलाएं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से चारा, ईंधन हेतु लकड़ी, जड़ी बूटी, ये फल इकट्ठा करते हैं, और गांव की महिलाएं तो लकड़ी लेकर आती है बेटा, है ना। और इन्हीं संसाधनों को, सारे संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि पूरा समुदाय इस पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है जी। भारत में कृषि भूमि उपयोग, कुल कृषि भूमि संसाधन की बात करें तो निवल बोया गया क्षेत्र, प्रति भूमि और कृषि योग्य बढ़ भूमि, तीनों को मिला लेंगे हम, है ना। अब देखिए, हमारे भारत में भू संसाधन का बहुत अधिक महत्व है। अगर गांव के अंदर किसी और जमीन है तो उसको हम बोलेंगे आर्थिक रूप से सक्षम है, सामाजिक रूप से सक्षम है, और अगर जमीन नहीं है तो उसको गरीब माना जाएगा। तो इसको, भूमि को हमारे गांव में, हमारे देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक महत्व के साथ में जोड़ा जाता है। अब भूमि बचत तकनीक क्या होती है, भूमि को हम बचाना तो पड़ेगा। अगर हमको खाद्यान्न की पूर्ति करनी है तो उसकी बचत करनी पड़ेगी। अब बचत का मतलब क्या है कि निवल बोए गए क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो क्या उपाय करेंगे, पहला करेंगे, प्रति इकाई क्षेत्र में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ा दी जाए। ठीक है ना, फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाई जाए। और फिर कृषि भूमि का गहनतम उपयोग किया जाए। गहनतम उपयोग क्या होता है, समझ रहे हैं ना आप, खाद्यान्न ज्यादा चाहिए तो भूमि का आप एक कृषि वर्ष में कितनी फसल बो सकते हैं, तो उसको हम भूमि का गहनतम उपयोग कहते हैं। तो भूमि का गहनतम उपयोग भारत जैसे देशों में क्या आता है, जहां श्रम की अधिकता है, और इसी को हम कहते हैं कृषि सघनता या फसल सघनता। सूत्र बनता है सकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। ये इसका फार्मूला है कृषि सघनता का, है ना। जितनी जितनी सघनता के साथ में भूमि का उपयोग करेंगे। अब आती है भारत में फसल ऋतुएं, हमारी ऋतुएं आ गई है। पहला, हमारे पास में बारिश हो रही है। बारिश से पहले हम क्या करते हैं, बारिश तो हमारे मई में हो रही है, लेकिन पहले ही हम फसल को बो देते हैं कि इंतजार करते हैं कि बारिश होगी। किसान, आप जानते हैं ना, किसान मानसून पर कितना निर्भर रहता है, हमारे मानसून का जुआ कहते हैं। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है, इसको खरीफ की फसल कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय फसल कहते हैं। इसमें कोई भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बारिश आने वाली है। ठीक है ना। जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है। इसमें उत्तरी भारत में चावल है, कपास है, बाजरा है, मक्का, ज्वार है, जबकि दक्षिण भारत में चावल, मक्का, ज्वार, मूंगफली है। ये आपको याद रहेगा, अपने पास में आपके चावल, कपास, बाजरा, मक्का। रबी होती है जब आप दिवाली के आसपास फसल को काट लिए। अब उसके पास में शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अक्टूबर से मार्च के मध्य बोई जाती, मतलब अक्टूबर में बोएंगे, मार्च तक काट लेंगे। सिंचाई की आवश्यकता होती है। दक्षिणी भारत में इसको जल्दी काट लेते हैं क्योंकि वहां पर तापमान ज्यादा होता है। अभी हम बात करेंगे, चावल की खेती तीनों में हो रही है क्योंकि वहां पर तापमान ज्यादा है और आर्द्रता ज्यादा है। गेहूं, जौ, चना, सरसों है, जबकि यहां पर दक्षिण भारत में चावल, मक्का, मूंगफली और ज्वार है।
आगे देखिए, जायद ये अप्रैल से जून का जो जो गैप बचता है उसमें होती है। सब्जियां, फल, चारा है, जबकि इसमें चावल इसमें है। तो चावल तीनों के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि दक्षिणी भारत के अंदर चावल जो है, आप यूं मानकर चलिए कि वहां पर अधिक तापमान है, आर्द्रता है, इसलिए चावल तीनों ही वर्षों के अंदर किया जा रहा है। ये आप समझिए, है ना। और वहां पर अमन, ओस और बोरो की बात हम करेंगे आगे। अब कृषि के प्रकार देखिए, आर्द्रता व नमी के आधार पर ज्यादा मोस्ट इसमें आता है कि शुष्क भूमि कृषि और आर्द्रता भूमि कृषि क्या होती है। पहले आप समझिए, सिंचित कृषि ये होती है रक्षित सिंचित कृषि उत्पादक। रक्षित नाम से स्पष्ट है कि ऐसी कृषि जिसकी सिंचाई फसल की रक्षा के लिए की जाए। पश्चिमी राजस्थान में अगर आप फसल रक्षा अगर कृषि नहीं, आप सिंचाई नहीं करेंगे तो भूमि जो फसल नष्ट हो जाएगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर कहीं पर आप मान लीजिए चावल है, जूट है, गन्ना है, वहां पर अगर आपने उत्पादन बढ़ाने के लिए कभी मान लीजिए मानसून कमजोर हो गया, तो अगर आप कृषि नहीं कर, आप सिंचाई नहीं करेंगे तो वहां की जो फसल है नष्ट हो जाएगी। तो दो होती है रक्षित उत्पादक। अब आती है वर्षा निर्भर कृषि या बारानी कृषि। दो प्रकार की होती है। शुष्क भूमि कृषि ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा आपकी क्या होती है, आपकी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शुष्क क्षेत्रों में की जाती है और यहां पर फसल शुष्कता सहनीय फसल होती है, जो शुष्कता को सहन कर सकती है। ऐसी फसलों को उगाया जाता है, बाजरा, मूंग, चना। जबकि अगली है आर्द्रता कृषि भूमि। ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है, मृदा अपरदन, बाढ़ की समस्या रहती है। तो वहां पर ऐसी फसलों को उगाया जाता है जहां पर जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो यहां पर हम चावल, जूट, गन्ना और जूट उगाते हैं। अब हमने पढ़ रहे हैं फसल की बात करें तो हम पहले पढ़ते हैं खाद्यान्न फसलें। अब खाद्यान्न फसलें क्या होती है भाई? चावल और जूट तो आप खाएंगे नहीं, तो खाद्यान्न फसलें पूरे समस्त बोए गए क्षेत्र के 66% यानी 2/3 भाग पर उगाई जाती है, जिसमें संरचना के आधार पर खाद्यान्न है अनाज और दालें। कौन सा है? अनाज और दालें। अब अनाज की बात करें, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर उगता है। मैंने प्रतिशत वाले क्वेश्चन कराए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर भारत विश्व का 11% अनाज उत्पादन करता है। अमेरिका पहले नंबर पे, चीन, फिर भारत। अनाज दो प्रकार का होता है जी, एक तो होता है उत्तम अनाज और एक होता है मोटा अनाज। उत्तम अनाज को बोलते हैं गेहूं और चावल, और मोटे अनाज को बोलते हैं ज्वार, बाजरा और मक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्का। ठीक है, आगे देखिए। अब हम फसलों को लेते हैं। चावल। चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा ज्यादा चाहिए, 200 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। जलोढ़ मिट्टी चाहिए। अब क्षेत्र देखिए आप, क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर उत्तरी पश्चिमी भारत जो है, उत्तरी पश्चिमी भारत है, पंजाब, हरियाणा है, वहां पर आपको यहां चावल होता है। लेकिन वो क्षेत्र कैसा है? सिंचित क्षेत्र है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरी राजस्थान है, गंगानगर, हनुमानगढ़ जो इलाका है, वहां पर चावल होता है क्योंकि वो सिंचित है। इंदिरा गांधी नहर के कारण मान लीजिए। उत्तरी पूर्वी राज्य जो तो है ही आपके पूरे पूर्वी यूपी है, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत के राज्य में चावल उगाया जाता है। ये दो क्षेत्र हो गए। दक्षिण राज्यों में चावल की 3 किस्में हैं। अमन है, ओस है और बोरो है। आप थोड़ा सा यूं याद करेंगे, ओ अमन बोराला, तो ओ अमन बोराला, ओस यानी गर्मियों में, फिर होती है बारिश, तो यानी फिर बाद में अमन होता है बारिश में, और बोरो होता है सर्दियों में। बोरा उड़ लेते हैं तो बोरो यहां हो जाएगा। कैसे भी याद कर लीजिए। भारत विश्व का 21.9% चावल उत्पादन करता है। चीन के बाद दूसरा स्थान है। प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, फिर यूपी है, बिहार है। और प्रति हेक्टर में चाहे चावल ले लीजिए चाहे गेहूं ले लीजिए, पंजाब और हरियाणा ज्यादा आ जाएगा आपके पास में। अब है गेहूं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ये याद रखना है। रबी की फसल है, सिंचित क्षेत्र में की जाती है। वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है। बोते समय तापमान 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और काटते समय तापमान क्या होता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। भारत विश्व का 12.8% गेहूं का उत्पादन करता है। क्षेत्र वही यूपी, एमपी, पंजाब, और सर्वाधिक प्रति हेक्टर उत्पादन में बताया था पंजाब, हरियाणा। क्यों ये ध्यान रखना, हरित क्रांति के कारण है। हरित क्रांति के कारण। अभी हरित क्रांति की बात हम करेंगे। ज्वार है, मोटा अनाज है। मोटे अनाज को उत्तम अनाज हो गया, मोटा अनाज। दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध क्षेत्र में उगाया जाता है। महाराष्ट्र देश में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन करता है। ये बनता है, महाराष्ट्र देश में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन करता है। दक्षिणी राज्यों में खरीफ और रबी के रूप में बोता है, जायद के रूप में नहीं बोते हैं। ज्वार खरीफ और रबी के रूप में। उत्तरी भारत में खरीफ के रूप में होता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर मोटा अनाज बोया जाता है। ये परसेंट वाले क्वेश्चन में मैं करा चुका हूं। बाजरा, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गर्म व शुष्क जलवायु में उगता है। वर्षा निर्भर फसल है। क्षेत्र है राजस्थान। बाजरे को हम राजस्थान से कैसे भूल सकते हैं? हरियाणा, गुजरात। मक्का क्या होता है? ये खाद्यान्न फसल भी, चारा फसल भी। ये क्वेश्चन आता है, मक्का कैसी फसल है? खाद्यान्न और चारा फसल है। तो दक्षिणी भारत में रबी व खरीफ के रूप में उगाई जाती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कर्नाटक, एमपी और बिहार है। अगला है दालें। दालें क्या होती है? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होती है। देखिए, देश के कुल बोए के क्षेत्र में लगभग 11% भाग पर दालें उगाई जाती है, और दालों की खेती दक्षिण पठार पर या उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में की जाती है, उत्तरी पश्चिमी शुष्क स्थान पर की जाती है। अब देखिए, दालों में पहला पढ़ेंगे हम चना, और एक पढ़ेंगे अरहर। दो ही पढ़ेंगे। यह उपोष्ण कटिबंधीय फसल है,
केवल गेहूं को छोड़कर सबसे उपोष्ण कटिबंधीय फसल है बेटा। ये वर्षा आधारित फसल है, देश के मध्य तथा उत्तरी पश्चिम भाग में बोई जाती है। एमपी नंबर 1 है, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा व पंजाब। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, यह ध्यान रखिएगा कि हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में पहले चना होता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद में चने का स्थान किसने ले लिया है? गेहूं ने ले लिया है। किसने ले लिया है? गेहूं ने ले लिया है। इसलिए चने के उत्पादन में कमी आ रही है। याद रखना, हरित क्रांति के कारण चने के फसली क्षेत्र में कमी आई है। अरहर, तुर, यहां प्रश्न आता है, इसको लाल चना या पिजन पी भी कहते हैं अरहर तुर को। ये देश के मध्य जो दक्षिणी राज्य उसमें बोया जाता है। महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। यहां पर अरहर का भी प्रथम स्थान है। और आपने अभी बार भी किया था हमने यहां पर, अभी आपको मैंने कराया था, ये देखिए आप, ज्वार का भी प्रथम स्थान है। ज्वार में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, ठीक है ना। अब आगे देखिए आप, तिलहन। ये तिलहन में क्या होती है? मूंगफली आता है, सरसों आता है, सोयाबीन, सूरजमुखी आता है। तिलहन खाद्यान्न तेल प्राप्त है और तिलहन उत्पादक क्षेत्र है आपके गुजरात, राजस्थान, ये है, तेलंगाना है। मूंगफली की बात करें तो भारत में विश्व में 90.5% मूंगफली का उत्पादन होता है। उत्पादक राज्य है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सरसों की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। हमारा राजस्थान एक तिहाई सरसों का उत्पादन करता है। कितना? 1/3। और सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यानी गेहूं में भी पंजाब हरियाणा, चावल में भी पंजाब हरियाणा और सरसों में भी। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर, भरतपुर में है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप। सोयाबीन कहां पर है? एमपी, महाराष्ट्र 90% है। सूरजमुखी भी कहां है? राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। अब आती है रेशेदार फसल। ये भी क्वेश्चन आता है, रेशेदार फसल कौन सी है? हम यहां पर पढ़ रहे हैं कपास और जूट, बस दो ही पढ़ रहे हैं। कपास काली मिट्टी में होता है, उष्णकटिबंधीय फसल है। क्षेत्र देखिए आप, उत्तरी पश्चिमी भारत में पंजाब हरियाणा वाला, यानी आप बात करेंगे तो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र की बात कर रहा है। पश्चिम में अगर गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर रहा है, और दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक की बात कर रहा है ना। ये इनकी क्षेत्र की बात कर रहा है। तो नक्शे के हिसाब से देखेंगे, समझ में आएगा। विभाजन के बाद में क्या हुआ है कि हमारा जो कपास का क्षेत्र था, मैंने कहा पंजाब हरियाणा, वो कहां चले गया? वो पूरा पाकिस्तान में चलेगा। लेकिन फिर भी हम वापस में चीन के बाद दूसरा स्थान रखते हैं। कपास में अमेरिकन कपास है, लंबे रेशे वाली है। भारतीय कपास है, छोटे रेशे वाली है। जो लंबे रेशे वाली कपास है, इसको नरमा कहते हैं। कहां पर? हनुमानगढ़ और गंगानगर में। याद रखना, नरमा क्या है? कपास है। कौन सी? लंबे रेशे वाली, जिसको अमेरिकन कपास कहते हैं। सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। जूट, ये भी पढ़ेंगे। जूट नहीं है, जूट है, उष्णकटिबंधीय फसल है। उत्तरी भारत में खरीफ के रूप में होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम है। इसके साथ भी क्या परेशानी है जूट के साथ में भी, कि जूट भी क्या हुआ है, जैसे वो पश्चिम बंगाल में चले गया बेटा, तो वैसे जूट का उत्पादन क्षेत्र, पाकिस्तान में चले गया जैसे कपास का, वैसे जूट का कहां चले गया? बांग्लादेश में चले गया है। लेकिन वर्तमान में भारत जूट का 60% उत्पादन करता है विश्व में, फिर वापस जूट के अंदर आ गया है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। व्यापारिक नकदी फसलें, गन्ना पढ़ेंगे हम, नकदी फसलों में आती है। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, आर्द्र उपाद्र जलवायु में उगती है। कहां पर? देखिए, अगर बात करें, हम नक्शे की बात करें तो गंगा के मैदानी भागों में उगती है, यूपी में अधिक सिंचाई के कारण। पश्चिमी भारत में गुजरात और महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक है। आप ध्यान रखना, दक्षिण भारत का जो गन्ना होता है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें समुद्र जलवायु के कारण उसमें मिठास होती है, नमक नमकीन पाया जाता है। ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है किसका? गन्ने का। और दक्षिण भारत में गन्ना मीठा होता है, बता दिया मैंने आपको ना, फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। चाय उष्ण कटिबंधीय रोपण फसल है। पहली बात तो ये रोपण फसल है और ये नकदी फसल भी है, ध्यान रखना, दोनों है, रोपण और नकदी। गन्ना भी ऐसा ही था। मूलतः ये उत्तरी चीन की पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है। आर्द्र जलवायु में पहाड़ों की ढालों पर उगाई जाती है, क्योंकि अगर पानी इसमें रुक जाएगा चाय में, तो चाय की फसल खराब हो जाएगी। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में की गई थी भैया। क्षेत्र देखिए, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार जिला। दक्षिणी भारत में पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी है ना। ये भारत में चाय का उत्पादन प्रथम स्थान पर है, लेकिन निर्यात में दूसरे पे आता है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी खपत कहां हो जाती है? कहां हो जाती है? भारत में हो जाती है खपत, ठीक है ना। अगला देखिए आप, अगला कॉफी है। उष्ण कटिबंधीय रोपण प्रशील है। कॉफी की 3 किस्में, अरेबिका, रोबिस्ता, लिब्रिका। अरेबिका, वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो अरेबिका ही होती है। कॉफी उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है, ब्राजील प्रथम पर है। और कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में किया था, ध्यान रखना, कर्नाटक में। और भारत में अरेबिका किस्म है वो सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। आगे देखिए, भारत में कृषि का विकास, बड़ा ही शानदार टॉपिक का क्वेश्चन आता है, समझिए आप। मैं 2 मिनट में समझाता हूं आपको। देखिए, अगर हम बात करें आजादी से पहले बात करें, तो हमारी भारत की कृषि विकास की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कमर तोड़ दी थी कई कई जो प्रथाएं लगा लगा के। जब विभाजन होता है तो हमारा जो भी उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गया, कुछ पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चले गया, तो हमारी कमर वैसे टूट गई। तो फिर आती है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना में पूरा जोर कृषि पर दिया गया। उसमें भाखड़ा नागला बांध, हीराकुंड बांध,
बनाए गए और क्या क्या निर्धारित किया गया कि व्यापारिक फसलें नहीं उगाई जाएगी। खाद्यान्न की समस्या आ गई थी बेटा हमारे, और खाद्यान्न फसलें उगाई जाएगी। कृषि योग्य बंजर भूमि है उसको कृषि भूमि में बदला जाएगा। भूमि नहीं थी, भूमि के गहनतम उपयोग को कृषि गहनता को बढ़ाया जाएगा। और आईएडीपी और आईएपी कार्यक्रम चलाए गए। इसको बोलते हैं समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं समन्वित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंटीग्रेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेट एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। फिर क्या किया गया, फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1960 के दशक में अकाल आता है और अकाल आके हमारी खाद्यान्न संकट को वापस तोड़ देता है। फिर 1967 में नॉर्मन बोरलॉग और हमारे स्वामी एस स्वामीनाथन, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक कहे जाते हैं, वो क्या करते हैं कि मैक्सिको से लेके आते हैं गेहूं और फिलीपींस से लेके आते हैं चावल, और उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक और अधिक सिंचाई, ये फॉर्मूला लेकर भारत में लेकर आते हैं और एक हरित क्रांति का जन्म होता है। हरित क्रांति का प्रथम चरण होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हरित क्रांति का प्रथम चरण में उत्तरी पश्चिमी जो भारत है वहां पर फसल तो सबके लिए थी, लेकिन गेहूं को सर्वाधिक क्या मिलती है, यहां पर सफलता मिलती है। गेहूं को सर्वाधिक यहां पर सफलता मिलती है, बाकी जगह सफलता नहीं मिलती है। लेकिन द्वितीय चरण के अंदर जब प्रादेशिक असमानता होती है, कहीं पर जहां ज्यादा अधिक उत्पादन है कहीं पर नहीं है, तो प्रादेशिक असमानता को दूर करने के लिए हरित क्रांति का दूसरा चरण आता है, जहां पर प्रादेशिक असमानता को दूर किया जाता है। हरित क्रांति की विशेषता समझ लीजिए आप, उन्नत किस्म के बीज है, रासायनिक उर्वरक है और सिंचाई है, ये याद रखिएगा। 1990 के दशक के अंदर उदारीकरण और उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने कृषि के प्रभावित किया है। और थोड़ा सा और ध्यान रखिए, 1980 के अंदर हमारे यहां पर भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि कृषि के साथ में आपको पशुपालन पर भी ध्यान देना होगा। यह हमारी कृषि विकास की एक पूरी श्रृंखला है। अब सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन समझिए आप। देखिए, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी हमारी जो कृषि है वो लगातार चलनी चाहिए। वो कैसे होगी, तो इसमें निर्धारित किया गया है कि आपकी जैसी मिट्टी है, आपका जैसा धरातल है, आपकी जैसी जलवायु है, उसके अनुकूल कृषि प्रणाली को अपनाइए, कृषि प्रणाली को उसके अनुकूल अपनाइए और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। ये कहा गया है सतत कृषि के राष्ट्रीय मिशन में। और इसमें पीकेवीवाई प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और आरकेवीवाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लाई गई और जीवित खेती को बढ़ावा दिया गया है। नाम से स्पष्ट, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। सतत कृषि कब होगी, जब आप अपने अनुकूल काम करेंगे। आप लगातार कब पढ़ेंगे, जब आप मन मुताबिक काम करेंगे। तो जब मन मुताबिक मिट्टी धरातल जलवायु के अनुकूल आप कृषि प्रणाली को अपनाएंगे तो कृषि सतत हो जाएगी। और जैविक खेती के लिए सबसे पहला राज्य है सिक्किम, जो जैविक खेती को अपनाने वाला प्रथम राज्य है। अब कृषि उत्पादन में तकनीक का विकास, भारत में सिंचाई का प्रचार, बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खाद कीटनाशकों के प्रयोग, ये किया गया है। और आपको पता है कि 15 गुना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि हुई है। अब हमारे यहाँ रासायनिक उर्वरकों में वृद्धि हो रही है, उसीलिए ही जैविक खेती की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। अब तकनीकी विकास के कारण रासायनिक उर्वरकों की खपत में 15 गुना वृद्धि हुई है, कीटनाशकों की खपत में वृद्धि हुई है। अब आता है भारत का किसान पोर्टल क्या है। समझिए, भारत का किसान पोर्टल क्या है। तो कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी जिसमें किसानों का बीमा, यानी ऐसा पोर्टल होता है, एक ऐसा मंच होता है जिसपे किसान को सारी जानकारी मिल जाती है कि आपको किस प्रकार की खेती करनी है, किस प्रकार की मिट्टी है आपकी, किस प्रकार के आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, कितनी सिंचाई करनी है, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर किसानों का बीमा, कृषि भंडारण, फसलों का बीजों, कीटनाशकों, कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। और इस पोर्टल पर मिट्टी और उर्वरता की ट्रेनिंग दी जाती है। किसान के लिए एक तरीके से एक ऐसा मंच है जो पूरी ट्रेनिंग, पूरी इसको यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो बेटा अब लास्ट बचा है भारतीय कृषि की समस्या है। समस्या है भारतीय कृषि की, आप जानते हैं बहुत है, और बड़ा क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे, अनियमित मानसून पर निर्भरता। देखिए, हमारा किसान है वो मानसून पर निर्भर करता है। मानसून को कृषि का हमारे जुआ भी कहा जाता है। यहाँ पर 33% भूभाग सिंचित है, बाकी भूमि पर क्या कर रहे हैं, वो वर्षा पर निर्भर होते हैं। सिंचाई और वर्षा में अंतर समझिए। वर्षा अलग चीज होती है, जब आप वर्षा के अतिरिक्त पानी को और कई सोर्स से लेते हैं, सिंचाई पानी खेतों में डालने के लिए, उसको सिंचाई कहते हैं। समझ रहे हैं आप, वर्षा के अतिरिक्त। तो यहाँ मानसून, भारत में अनियमित मानसून होता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो बिल्कुल अनियमित है। निम्न उत्पादकता, इसमें आप क्या करेंगे कि भारत की जो कृषि जो बीज हैं, चाहे वो गेहूं के हों चाहे चावल के हों, उनकी उत्पादकता जो यूरोपियन कंट्री है, मैक्सिको है, फिलीपींस, उनसे बहुत कम है। तो हमारे यहाँ उत्पादकता कम है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता, ऋणग्रस्तता। हमारा जो किसान है वो क्या करता है कि मानसून के एक उम्मीद के अंदर क्या करता है, उसका पैसा नहीं होता है तो साहूकारों से या कई लोगों से उधार लेता है। जब उनसे उधार लेता है वो, और जब फसल अच्छी नहीं होती है तो कर्ज के बोझ के तले दब जाता है। उसके वित्तीय संसाधन, उसके पास में कोई ट्रैक्टर वैक्टर नहीं है, या यूं मान लीजिए उसके पास में कई ऐसे सोर्स नहीं है, तो वो ऋण के जाल में फंस जाता है और फिर आत्महत्या कर लेता है। भूमि सुधारों की कमी, आपको पता है, मैंने बताया था अंग्रेजों के समय में हमारी
कृषि कमर टूट गई थी। यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि जो उनकी रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी जो प्रथा थी, हमारी जो भूमि है वो उस भूमि सुधार में उसमें कमी आई थी। भूमि का बड़ा हिस्सा जमींदारों साहूकारों के पास में था, लोगों के पास में जमीन नहीं थी, तो ये भी एक समस्या है। छोटे खेत व खंडित जेत, हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, लोगों के पास में 60% किसान ऐसे हैं बेटा जिनके पास में एक एक मतलब बीघा भी जमीन नहीं है ना वहां पर। तो ऐसे लोगों के पास में छोटे खेत विखंडित जोत है, लेकिन अब चकबंदी के बाद में ये समस्या दूर हुई है। वाणिज्यकरण का भाव, हमारे अभी भी यहाँ पर जीवन निर्वाह कृषि है, अभी भी हम यहाँ पर फसल का जो उत्पादन है वो वाणिज्य के हिसाब से नहीं करते, लेकिन पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति के बाद में इसमें बदलाव आया है जी। आगे देखिए, व्यापक अल्प बेरोजगारी, हमारे यहाँ पर इसको अल्प बेरोजगारी, ऋतु बेरोजगारी भी कहा जाता है, जहां पर यह ध्यान रखा जाता है कि जब फसल होगी तब कृषि मजदूर काम करते हैं, फिर बाकी 3 2 या 3 महीने 6 महीने तक घर पे रुकना पड़ता है, तो यहां पर बेरोजगारी की समस्या है। अब कृषि योग्य भूमि निम्नीकरण, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बनता है हमारे भौगोलिक समस्या में भी। आप यहां याद रखिए कि हमारे यहां पर सिंचाई, अधिक सिंचाई के कारण और कृषि प्रणाली जो दोषपूर्ण कृषि प्रणाली है उसके कारण भूमि में निम्नीकरण की समस्या पाई जाती है, और जनसंख्या अधिक होने के कारण भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है, जिसके कारण लवणता की, क्षारीयता की, भूमि में क्षारीयता की, या फिर हम बात करें मृदा अपरदन की, यह समस्या पाई जाती है। तो भूमि का निम्नीकरण क्या है कि सिंचाई और कृषि प्रणाली की दोषपूर्ण नीतियों के कारण, भूमि पर अत्यधिक गहनतम उपयोग के कारण कृषि भूमि का निम्नीकरण की समस्या पाई जाती है। इसमें लवणता है, आपकी क्षारीयता है और मृदा अपरदन है। आप देखते हैं सेम की समस्या कहां पाई जाती है, आपकी उत्तरी राजस्थान में, आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है, जहां पर पानी जब जाता है तो पानी नीचे से क्या करता है, चट्टानी होने के कारण पुनः ऊपर आता है, नमक की परत बिछा देता है, तो सेम की समस्या पाई जाती है। और गहनतम उपयोग के कारण भूमि को परती नहीं छोड़ते, तो ये भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण है। सेम की समस्या को हम, क्षारीयता को हम जिप्सम से दूर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये पार्ट समझ में आएगा। यहां से बड़ा क्वेश्चन बनता है, कृषि की समस्याओं के साथ में बनता है या भू उपयोग के वर्गीकरण के साथ में बनता है, जो 9 प्रकार बताए गए। मिलता हूं मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में।